क्या आपको मालूम है कि 60 के दशक में जब लोग स्वर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले के गानों का आनंद ले रहे थे, तो उसी दौरान लोगों ने एक ऐसी आवाज सुनी जो लता मंगेशकर से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल जुदा। उनकी आवाज में कुछ धुआं धुआं सा था, एक हस्की वॉइस। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद रफी के साथ एक गाना गाकर वो गायिका हो गई थीं खामोश। कौन थी वो गायिका और कौन सा था मोहम्मद रफी के साथ उनका पहला और अंतिम युगल गाना? सब बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी गायिका की जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक गाना गाया और फिर इसके बाद हो गई खामोश। क्या था कारण? क्यों नहीं सुनी दुनिया ने फिर इस गायिका की आवाज? तो चलिए बताते हैं आपको इस गायिका के बारे में। दोस्तों, 1960 में एक फिल्म आई थी, नाम था मियाँ बीवी राजी। इसे बनाया था महेश कौल ने। इस फिल्म में संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने फिल्म मियाँ बीवी राजी में 3 नए सिंगर्स की आवाज की परीक्षा ली थी। पहले थे महेंद्र कपूर। यहाँ ये बताना ठीक रहेगा कि महेंद्र कपूर तब 1957 में आयोजित मेट्रो मर्फी सिंगिंग कंपटीशन जीत चुके थे। महेंद्र कपूर से एस.डी. बर्मन ने मियाँ बीवी राजी का टाइटल सॉन्ग गवाया था। दोस्तों, दूसरी गायिका थी सुमन कल्याणपुर और दोस्तों तीसरी सिंगर थी कमला सिस्ता। कमला सिस्ता एक अनजान सिंगर थी जिनका नाम इसके पहले दुनिया ने कभी नहीं सुना था। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने कमला सिस्ता को पहली बार सुना था बम्बई सेंट जेवियर कॉलेज के वार्षिक समारोह में। साल था 1959। संगीतकार एस.डी. बर्मन को सेंट जेवियर्स कॉलेज के म्यूजिक क्लब के लॉन्च के मौके पर बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया था। कॉलेज की म्यूजिक क्लब का नाम था संगीत महल। तो हुआ ये कि इसी कार्यक्रम में संगीतकार एस.डी. बर्मन ने कमला सिस्ता को गाते सुना और उन्हें उनकी आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने कमला सिस्ता को अपनी फिल्म मियाँ बीवी राजी में गाने का ऑफर दे दिया। ओ राजा मोरे दुनिया के आजा तो प्यार की। इस गाने में कमला सिस्ता के साथ हैं मोहम्मद रफी। बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि संगीतकार एस.डी. बर्मन नए सिंगर्स चुनने में बहुत सावधानी बरतते थे। अगर उन्होंने कमला सिस्ता को गाने को चुना था तो मतलब साफ था कि कमला सिस्ता की आवाज में जरूर कोई खास बात थी, और ये बात कमला सिस्ता के इस गाने में साबित भी हो गई थी। मोहम्मद रफी ने इस नई गायिका का अच्छा साथ दिया था। कमला सिस्ता ने भी अच्छा गाया, बढ़िया परफॉर्म किया। बहुत बुरी है ये बीमारी प्यार की। तब संगीतकार के जानकारों ने कहा कि नई गायिका कमला सिस्ता की आवाज स्वर कोकिला लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर से बिल्कुल अलग है, थोड़ी हस्की है। ओ राजा मोरे नहीं उमर दिल पे तुम्हार की। दोस्तों, मोहम्मद रफी और कमला सिस्ता का ये गाना तब लोगों को खूब पसंद आया था, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि ये गाना कमला सिस्ता का पहला और आखिरी गाना साबित होने जा रहा है। कहा जाता है कि इस गाने के बाद कमला सिस्ता ने फिर कोई गाना नहीं गाया। उनका सिंगिंग करियर आगे नहीं बढ़ा। कोई नहीं जानता कि इस गाने के बाद कमला सिस्ता ने फिर हिंदी सिनेमा के लिए कोई और गाना क्यों नहीं गाया। कोई नहीं जानता कि इस गाने के बाद उनकी आवाज क्यों हो गई थी खामोश। जानकारों का मानना है कि अगर कमला सिस्ता आगे गाती तो हो सकता है कि दुनिया को लता मंगेशकर और आशा भोसले से अलग एक और खूबसूरत आवाज सुनने को मिलती, लोगों को गाने में वैरायटी मिलती। लेकिन अफसोस, ऐसा हुआ नहीं। बाद में हिंदी सिनेमा में लता मंगेशकर की आवाज इतनी लोकप्रिय और इतनी शक्तिशाली हो गई कि हर कोई उन्हें या उनकी जैसी आवाज वाली गायिका को ही पसंद करता था। बसंती पवन पागल न जा
यही वजह है कि जब 1962 से 1965 के बीच लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने रॉयल्टी मुद्दे के कारण एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया, तो गायिका सुमन कल्याणपुर को फिल्मों में गाने का खूब मौका मिला था। कहा जाता है कि सुमन कल्याणपुर के लिए लता मंगेशकर जैसी आवाज पाना या उनके जैसा गाना दो धारी तलवार पर चलने जैसा था। लता मंगेशकर की तरह गाना सुमन कल्याणपुर के लिए अच्छा भी हुआ और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि लोगों ने उन्हें लता मंगेशकर के विकल्प के तौर पर चुना, और बुरा इसलिए क्योंकि लता मंगेशकर की तरह गाने के कारण उन्हें गाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। सुमन कल्याणपुर की कोई अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी नहीं बन पाई। उनकी जो पहचान बनी थी वो थी लता मंगेशकर के क्लोन की। जानकारों का मानना है कि गायिका सुमन कल्याणपुर गाने में अच्छी थीं, लेकिन फिल्म निर्माता या संगीतकार उन्हें इसलिए नहीं बुलाते थे कि वो गाने में अच्छी थीं, बल्कि उन्हें इसलिए बुलाते थे क्योंकि तब लता मंगेशकर या तो बीमार होती या देश से बाहर होती थी। फिल्म निर्माताओं को इसमें दोहरा फायदा था। एक तो उन्हें लता मंगेशकर जैसी आवाज मिल जाती, और दूसरा उन्हें लता मंगेशकर जितने पैसे नहीं देने पड़ते। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा संगीत में एक और गायिका थी जिनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी। इस गायिका का नाम था हेमलता। आप खुद उनके गाने सुनिए और तय कीजिए कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती है या नहीं। हेमलता के गानों ने 70 के दशक में कई यादगार गाने दिए थे। दोस्तों, उस जमाने में ऐसी कई बड़ी सिंगर्स थीं जिनकी आवाज लता मंगेशकर से अलग थी, लेकिन लता मंगेशकर धीरे धीरे इन सबसे आगे निकल गईं। मोहब्बत में जरा आंसू बहाकर हम भी देखेंगे, मोहब्बत में। संगीतकार नौशाद ने शमशाद बेगम को पीछे किया और ओपी नैयर ने गीता दत्त को। कैसा जादू पलम तूने जारा, हो गया नन्हा सा दिल हमारा। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि अगर ऐसे में लता मंगेशकर से बिल्कुल अलग आवाज रखने वाली गायिका कमला सिस्ता आगे गाती और उनका करियर अगर लंबा चलता, तो ये तो तय था कि हिंदी सिनेमा संगीत की तस्वीर आज दूसरी होती। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसी दिन ये तमाशा